सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3 पद परिचय और व्याख्यान संख्या 3। इसके 2 व्याख्यान बेटा हमने पहले पढ़ लिए। पहले व्याख्यान में हमने संज्ञा पदों का परिचय किस प्रकार से दिया जाता है यह पढ़ा था, और दूसरे व्याख्यान में हमने सर्वनाम और विशेषण पदों का परिचय कैसे देते हैं यह पढ़ा। और आज तीसरे व्याख्यान में हम क्रियापदों का परिचय किस प्रकार दिया जाता है और अविकारी शब्दों का पदों का परिचय किस प्रकार से दिया जाता है यह पढ़ेंगे। तो पहले क्रियापदों का पद परिचय जानते हैं कि कैसे देते हैं। तो उससे पहले कि क्रियापद होते क्या हैं, तो क्रियापद बेटा, क्रियापद वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। क्रियापद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मुख्य क्रियापद और एक होता है सहायक क्रियापद। मुख्य क्रियापद वे पद जो वाक्य में क्रिया के मुख्य अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें मुख्य क्रियापद कहते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, तो इस वाक्य में गा मुख्य क्रियापद है, यानी जो मुख्य क्रिया है वही क्या है, मुख्य क्रियापद है। तो सीता गाना गा रही है, यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, गाना। तो मुख्य क्रियापद कौन सा हो गया, गा। मुख्य क्रियापद के हम और उदाहरण देखते हैं। राम पत्र लिख रहा है, तो मुख्य क्रिया कौन सी है, लिखना। पल्लवी खाना बना रही है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रमेश क्रिकेट खेल रहा है, माँ बच्चे को लोरी सुना रही है। नाव पानी में डूब रही है। तो प्रयुक्त वाक्यों में सभी रेखांकित पद जो हैं वो क्रिया के मुख्य अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, अतः सभी मुख्य क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम देखते हैं कि सहायक क्रियापद क्या होते हैं। वे पद जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करके वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं सहायक क्रियापद कहलाते हैं। जैसे राम फल खा रहा है, तो यहाँ पर खा तो क्या है, खा तो मुख्य क्रिया है, ये तो मुख्य क्रियापद हो गया। और रहा है ये क्या है, सहायक क्रियापद है। तो इस वाक्य में खा मुख्य क्रिया है तथा रहा था मुख्य क्रिया के अर्थ को पूर्णता प्रदान कर रहा है, यानी उसके अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए ये मुख्य सहायक क्रियापद है। इसके और उदाहरण देखते हैं। माधव पढ़ रहा है, तो यहाँ पर रहा है ये क्या है, सहायक क्रियापद का काम कर रहा है। मोहन काम कर रहा है, आरशी बाजार जा रही है, सुरेश गाड़ी चला रहा है, फसल काटी जा रही है। तो यहाँ पर रहा है, रही है, रहा है, रही है, ये सारे ही किसके काम कर रहे हैं, सहायक क्रियापद के काम कर रहे हैं। ईशान लिख रहा है, वह खाना खा रहा है, सुनीता पत्र लिख रही है। तो उपर्युक्त वाक्यों में सभी रेखांकित पद मुख्य क्रिया के अर्थ को पूर्णता प्रदान करके कर रहे हैं, अतः सभी क्या हो गए, ये सहायक क्रियापद हो गए हैं, क्योंकि इनके बिना मुख्य जो क्रियापद है वह पूरा नहीं हो सकता। क्रिया के भेद, क्रिया के कर्म के आधार पर बेटा क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। किसके आधार पर है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और दूसरा है संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। तो इसके आधार पर क्रिया के भेद हैं सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया या रंजक क्रिया। सहायक क्रिया का ही दूसरा नाम रंजक क्रिया है। नाम धातु क्रिया या नामिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, हमने आपको बताए थे, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होती है, स का अर्थ होता है साथ, कर्म के साथ। तो जो कर्म के साथ होगी वो कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया। जबकि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, क्योंकि ए का अर्थ होता है बिना,
आपने अव्यय पढ़े होंगे ना, तो ए का अर्थ होता है बिना। तो बिना जो कर्म के होगी वो कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। जैसे रोहन जोर से हंसता है, कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। क्योंकि रोहन क्या हंसता है, हमें नहीं पता क्या हंसता है, क्योंकि यहाँ तो जोर से हंसता है, क्रिया की रीति बताई गई है, कर्म नहीं है, उसका ढंग है। तो इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। छवि खाना खाती है, छवि क्या खाती है? खाना खाती है। तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से पहले क्या, किसको अथवा किसे लगाकर प्रश्न पूछने से यदि आपको उत्तर मिल जाता है तो वह कौन सी क्रिया होगी बेटा? वह सकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण के तौर पर गौरव आम खाता है, क्योंकि गौरव क्या खाता है, हमने यहाँ पर कौन सा प्रश्न लगाया, क्या लगाया हमने, क्या, कि गौरव क्या खाता है, और हमें उसका उत्तर क्या मिला? आम खाता है। तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वह सोती है, वह क्या सोती है? नहीं पर जवाब मिला, हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो इसलिए कौन सी क्रिया है यहाँ पर? अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं कि क्रिया का सकर्मक या अकर्मक होना उसकी मूल प्रवृत्ति है। कई बार सकर्मक क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, वह छिपा होता है। ऐसी स्थिति में भी वे क्रियाएं सकर्मक क्रिया ही मानी जाएंगी। जैसे वह खाता है, वाक्य में खाता है क्रिया मूलतः सकर्मक है, यद्यपि इस वाक्य में कोई कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ, तथापि मतलब तो भी खाता है क्रिया सकर्मक है, क्योंकि खाता है क्रिया के साथ किसी न किसी कर्म की अपेक्षा है, अर्थात बिना किसी वस्तु या खाद्य पदार्थ के खाने की क्रिया होना संभव नहीं है। इसलिए वह खाता है, कौन सी क्रिया यहाँ पर, कौन सी क्रिया है? खाता सकर्मक, क्योंकि खाने के लिए कुछ होगा तभी तो खाएगा, इसलिए वहाँ पर कोई ना कोई खाद्य पदार्थ है, लेकिन वो वहाँ पर दृश्य दिखाई नहीं दे रहा, लिखा हुआ नहीं है, अदृश्य है, लेकिन खाने के लिए कोई पदार्थ है, जब उसको खाएगा तो ही खाने की क्रिया संपन्न होगी, नहीं तो खाने की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ कर्म की अपेक्षा है, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ खाद्य वस्तु है, इसलिए कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। संरचना व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। तो पहला भेद कौन सा था? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया वाक्य में जब एक क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। कि वाक्य में कितनी क्रिया हो, सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग जहाँ पर होता है बेटा, वहाँ सामान्य क्रिया होती है। जैसे वह गया, मैं गया, आप सोए, आप गए। संयुक्त क्रिया, वाक्य में जब दो क्रियाएं मिलकर कार्य करती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बनी होती है, एक धातु की नहीं होती, दोनों ही अलग अलग धातु से मिलकर के बनती है। जैसे उसने हिरण को बचा लिया, यहाँ पर एक बचाना है, दूसरा लिया, दो धातुएं अलग अलग दो हैं, तो कौन सी क्रिया हो गई? संयुक्त क्रिया। वह चलना चाह रहा है, चाह रहा है। मैंने खाना खा लिया, खा मुख्य क्रिया, लिया है उसके साथ मिली हुई है, तो ये दो अलग अलग धातुओं से बनी हुई दो अलग अलग क्रियाएं हैं और दोनों मिलकर काम कर रही है, तभी ये वाक्य पूर्ण हो रहा है। इसलिए खा लिया है संयुक्त क्रिया है। वह वापस चला गया। रंजक क्रिया या सहायक क्रिया। रंजक क्रिया का दूसरा नाम क्या है? सहायक क्रिया का ही बेटा दूसरा नाम क्या है? रंजक क्रिया। अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया में जुड़ने वाली, उसमें एक विशेषता या नयापन लाने वाली रंजक क्रिया कहलाती है। रंजक क्रिया को ही सहायक क्रिया कहते हैं क्योंकि यह मुख्य क्रिया की सहायता करती है। उदाहरण के तौर पर है, जैसे उसने फल खा लिया, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है? खाना। फल को खाना यहाँ पर मुख्य क्रिया है और जो लिया है ये क्या है? यहाँ पर सहायक क्रिया या रंजक क्रिया है। तो इस वाक्य में खाना मुख्य क्रिया है तथा लिया है सहायक या रंजक क्रिया है।
क्योंकि यहाँ पर ये मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है। लिया है जो क्रिया है वो किसकी सहायता कर रही है? मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है। नाम धातु या नामिक क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों से बनती है उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु या नामिक क्रिया कहते हैं। जैसे लाज से क्या बनेगा? लजाना, शर्म से शर्माना, झूठ से झुठलाना, लालच से ललचाना, बात से बतियाना, अपना से अपनाना, लहर से लहराना, गर्म से गरमाना। ऐसे ही हिन हिन से हिनहिनाना होता है, टन टन से टनटनाना होता है। ऐसे ही बहुत सारे और भी बहुत सारी नाम धातु या नामिक क्रियाएं हैं जो संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम शब्दों से बनती है। उदाहरण के लिए देखिए, कुछ लोग चौपाल में बतिया रहे थे, तो यहाँ पर बात से क्या बन गया? बतिया रहे थे। बतिया क्या हो गई? यहाँ पर नाम धातु या नामिक क्रिया हो गई। वधू सास को देखकर शर्मा गई, शर्म से शर्माना बनता है, तो यहाँ पर शर्मा क्या है? नाम धातु क्रिया। गर्म जलेबियाँ देखकर जी ललचाने लगा, तो ललचाने क्या है? नाम धातु क्रिया। तुमने तो मेरी बात झुठला दी, तो यहाँ पर झूठ से झुठला क्या बन गई? नाम धातु क्रिया बन गई है। प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं? वाक्य में जब कर्ता अपना काम स्वयं न करके किसी अन्य से करवाता है या कार्य करने की उसको प्रेरणा देता है, तो वहाँ पर कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। यानी जब वाक्य में कर्ता किसी काम को खुद न करके किसी दूसरे को उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे धुलवाना, खिलवाना, पिटवाना आदि। उदाहरण के लिए, राम ने सीता से फूल तुड़वाया, तो यहाँ पर राम ने स्वयं फूल नहीं तोड़ा, बल्कि फूल तोड़ने के लिए किसको प्रेरित किया? सीता को। इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। मानव ने पल्लवी से दूध मंगवाया, मानव खुद दूध लेकर नहीं आया, बल्कि दूध मंगवाने के लिए किसको प्रेरित किया उसने? पल्लवी को। इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाकर सो गया, यहाँ मुख्य क्रिया क्या है? सोना। मुख्य क्रिया कौन सी है? सोना। लेकिन उससे पहले जो क्रिया संपन्न हो गई वो कौन सी है? खाकर। तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में कर या कर के प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यहाँ देखो, खा में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? कर प्रत्यय। तो ये क्या बन गई? खाकर। तो राम खाना खाकर सो गया। सोना मुख्य क्रिया है, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया? खाना खाया। इस वाक्य में खाकर पूर्वकालिक क्रिया है, जो सो गया मुख्य क्रिया से पूर्व संपन्न हो रही है। उसने पत्र पढ़कर फाड़ दिया, तो यहाँ पर पढ़कर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, और फाड़ दिया क्या है? मुख्य क्रिया। अब कृदंत क्रिया, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं तब जो नई क्रिया का रूप सामने आता है, नवनिर्मित। नवनिर्मित का अर्थ है जो नया, जिसका निर्माण हुआ, तो वो क्या कहलाता है? वो कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल जमाता, चलता, चल जमा आ, चला। अब जब हम क्रियापदों का परिचय देते हैं तो हम उसमें काल भी लिखते हैं कि इसमें कौन सा काल है। तो अब हम काल के बारे में जानते हैं कि क्रिया के संपन्न होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं बेटा? इसके 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा और कक्षाओं में भी, तो हम यहाँ थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं कि वर्तमान काल क्या होता है। जो क्रिया वर्तमान समय में की जा रही है वह वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ। भूतकाल, भूतकाल में जो क्रिया पहले संपन्न हो चुकी है वह क्या कहलाती है? भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने लिखा था। भविष्यत काल, जो क्रिया आगे संपन्न होगी उसे क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे।
भविष्यकालीन क्रिया कहलाएगी, जैसे मैं लिखूँगा। वाच्य, अब वाच्य जब क्रियापदों का परिचय देते हैं तो उसमें वाच्य भी लिखते हैं। तो थोड़ा सा वाच्य के बारे में यहाँ जान लेते हैं कि वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, है ना। आप सोच रहे होंगे 3 होते हैं, तो भेद कई जगह 2 होते हैं। तो अकर्तृवाच्य जो है ना बेटा, इसके अंदर कर्मवाच्य और भाववाच्य आते हैं, ठीक है। कर्तृवाच्य एक भेद हो गया, अकर्तृवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों आते हैं। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, और अकर्तृ में किसकी होगी, कर्म की और भाव की प्रधानता होगी। अकर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। जब क्रिया सकर्मक होगी तो कौन सा होगा, कर्मवाच्य, और जब क्रिया अकर्मक होगी तब कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। तो कर्तृवाच्य के उदाहरण है, राजकुमार दौड़ता है, सुनैना नहीं सोई, किसान ने खेत जोत दिया। ये सब कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। और अकर्तृवाच्य के उदाहरण, अकर्तृ के अंतर्गत कौन से आते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्मवाच्य कौन से होते हैं, सकर्मक क्रिया वाले जो वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं, कर्मवाच्य। जैसे राम के द्वारा रावण को मारा गया, भाई के द्वारा बहन को धन दिया गया। भाववाच्य, उसके द्वारा बैठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं जाता। अब क्रियापदों के पद परिचय के उदाहरण देखते हैं हम। मुझे प्यास लग रही है, पानी दीजिए। लग रही है, यहाँ ये जो क्रियापद है ये रेखांकित किया है और इसका पद परिचय बताना है आपको। तो लग रही है, क्रिया कौन सी है, क्या लग रही है, प्यास लग रही है। मुझे क्या लग रही है, प्यास। तो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया। लग रही है, अब इससे क्रिया से इसका लिंग भी स्पष्ट हो रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है, और मुझे एक वचन है। और काल कौन सा है, वर्तमान काल है, और वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य। दरवाज़ा मत खटखटाइए, तो खट से क्या बना, खटखटाइए। तो खट कौन सी क्रिया में आया था, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत। तो यहाँ नाम धातु क्रिया हो गई, वर्तमान काल हो गया, और वाच्य कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य। वह मुझे देखती है, देखती है, तो सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, लिंग कौन सा, स्त्रीलिंग, एक वचन, और वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल है। लेकिन आपको अगर सामान्य याद नहीं आते तो आप सीधा वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यकाल जो मुख्य जो भेद होते हैं वही लिख सकते हैं। क्रिया विशेषण पदों का पद परिचय। अब किसका पढ़ेंगे हम कि क्रिया विशेषण जो पद होते हैं उनका पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे वह तेज दौड़ रहा है, ठीक है, किसकी विशेषता बताएंगे बेटा, क्रिया की। क्योंकि विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में जो विशेषण होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जो क्रिया विशेषण होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको अंतर पता हो दोनों का कि विशेषण क्या होगा और क्रिया विशेषण क्या होगा। तो इस वाक्य में दौड़ रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाला पद है तेज, और यही पद क्या है फिर, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, ये क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले कार्य का स्थान बताते हैं। जैसे यहाँ, जहाँ, कहाँ, भीतर, बाहर आदि शब्द आते हैं इनके अंतर्गत। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इन क्रिया विशेषणों से प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, निषेध और स्वीकृति आदि का बोध होता है। ये क्रिया के होने की रीति या ढंग का ज्ञान प्रदान कराते हैं। जैसे धीरे धीरे, अचानक, जल्दी से, नहीं, मत आदि शब्द होते हैं। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था।
कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द होने वाले कार्य के समय का या काल का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों, सुबह, रात को, पहले, आज, कल, रात भर, रात तक, लगातार, सदैव, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्राय, अक्सर आदि शब्द इसमें आते हैं। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि ये सारे शब्द किसकी विशेषता बताने के लिए होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से होने वाले कार्य की मात्रा या परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक, बहुत, खूब, अत्यंत, थोड़ा सा, कम, तनिक, पर्याप्त आदि। क्रिया विशेषण पदों के पद परिचय के उदाहरण देखते हैं हम। तो क्रिया विशेषण पदों का जब बेटा परिचय देते हैं तो उस समय केवल उसके भेद तथा क्रिया के साथ संबंध का ही परिचय देना होता है। जैसे अर्चना भीतर बैठी है, यहाँ रेखांकित पद क्या है? भीतर। तो भीतर का जब हम पद परिचय लिखेंगे तो क्रिया विशेषण है और बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहा है। हरीश धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, चल रहा क्रिया की रीति की विशेषता बता रहा है। सुनीता जोर से हंसी, जोर से रीतिवाचक क्रिया विशेषण, हंसी क्रियापद की रीति की विशेषता बता रहा है। मैं कल जाऊंगा, तो कल जाऊंगा कालवाचक क्रिया विशेषण और जाऊंगा क्रिया की विशेषता बता रहा है। संबंध बोधक पदों का परिचय। संबंध बोधक वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे के बिना, के बाहर, के पास, की ओर, के मारे। संबंध बोधक जो शब्द होते हैं बेटा वो के विभक्ति चिन्ह के साथ मिलते हैं। अब इनके पदों के परिचय के उदाहरण जान लेते हैं हम। ईशान के बदले माधव ने खाना खाया, के बदले संबंध बोधक ईशान और माधव का संबंध बता रहा है। कीर्ति के बिना सुलक्षणा दिल्ली नहीं जाएगी, के बिना संबंध बोधक हो गया और संबंध किसका बता रहा है? कीर्ति और सुलक्षणा में। राम की अपेक्षा मोहन अधिक परिश्रमी है, राम और मोहन में संबंध बता रहा है और संबंध बोधक अव्यय तो है ही। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो शब्द एक वाक्य, पद या पदबंध का संबंध दूसरे वाक्यों, उपवाक्यों, पदों या पदबंधों से जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि, तो, पर, परंतु, लेकिन, अन्यथा आदि। ऐसे और भी शब्द हैं, इसलिए है, अथवा है। समुच्चय बोधक पदों के पद परिचय के उदाहरण देखते हैं। मैं स्कूल नहीं गया इसलिए पढ़ नहीं पाया, इसलिए का पद परिचय देना है। समान अधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के बेटा दो भेद होते हैं, एक समान अधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। तो यहाँ पर इसलिए जो है वो समान अधिकरण समुच्चय बोधक है। मैं स्कूल नहीं गया और पढ़ नहीं पाया उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। हम ट्रेन से चलेंगे या अपनी कार से, तो या का देना है समान अधिकरण समुच्चय बोधक हो गया और दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ, तो क्योंकि क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक और दो उपवाक्यों का संबंध बता रहा है। विस्मय आदि बोधक पदों का पद परिचय। तो जो अव्यय पद विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार आदि भावों को व्यक्त करते हैं वे विस्मय आदि बोधक कहे जाते हैं। जैसे आह, वाह, छी, अरे, ओह, हे आदि इस तरह के भाव होते हैं। तो इनके पद परिचय के उदाहरण कुछ इस प्रकार है। वाह, आपने तो छक्का ही जड़ दिया, वाह शब्द का परिचय देना है। तो विस्मय आदि बोधक प्रसन्नता के भावों को प्रकट करने वाला शब्द। सावधान, आगे गहरी खाई है, विस्मय आदि बोधक हो गया। और चेतावनी सूचक, ये चेतावनी दी गई है यहाँ पर, तो चेतावनी के भाव को दर्शाने वाला है। अरे तुम इतनी जल्दी लौट आई, विस्मय आदि बोधक विस्मय सूचक और आश्चर्य के भाव को दर्शाने वाला शब्द है। निपात अव्यय का पद परिचय। निपात का भी परिचय कई बार पूछ लेते हैं बेटा। तो निपात जो होते हैं ये अव्यय शब्द जो किसी वाक्य के पद या पदबंध के बाद
साथ लगकर उसके अर्थ में अतिरिक्त बल उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। और जैसे ही, तक, मात्र, केवल, भी, तो, भर शब्द भी होता है इसमें एक। तो निपात पदों का परिचय जब देते हैं तो उसमें देखिए, राजू को ही खाना खाना पड़ेगा। ही क्या है? निपात। राजू क्या है? संज्ञा पद, और इसके ऊपर बल देने का काम किसने किया? ही ने। अशोक को भी पुस्तक दे दीजिए। भी निपात, अशोक संज्ञा पद पर बल देने का कार्य कर रहा है। गृह कार्य, नीचे हमने आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें पदों को रेखांकित किया है जिनका आप पद परिचय लिखेंगे। तुम्हें कोई क्या बोलेगा। दूसरा है, अर्चना ने कहा कि उसके पास कविताओं की एक किताब है। दौड़कर जाइए और बगीचे से कुछ तो लाइए। मेहनत के बिना धन नहीं प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं व्याख्यान 1। तो व्याख्यान 2 का गृह कार्य का हाल इस प्रकार से है। हमने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया है, ये वाक्य था। तो इसमें रेखांकित जो पद थे, हमने और उन्हें। हमने सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, बुलाया क्रिया का कर्ता। उन्हें सर्वनाम, पुरुषवाचक, अन्य पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, कर्म कारक, बुलाया क्रिया का कर्म। बाहर कौन खड़ा है। कौन सर्वनाम, प्रश्नवाचक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुल्लिंग, कर्ता कारक, खड़ा है क्रिया का कर्ता। मेरा बस्ता यह है। यह सर्वनाम, निश्चयवाचक, एकवचन, पुल्लिंग। आप मेरी चिंता न करें, मैं खुद चला जाऊंगा। आप सर्वनाम, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, या आप ऐसे लिख सकते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो बहुवचन, कर्ता कारक, करें क्रिया का कर्ता। खुद सर्वनाम, निजवाचक। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। एक वचन, पुल्लिंग। 2 लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो 2 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, बहुवचन, और विशेष्य क्या है? लड़के। कुछ लड़कियां नृत्य कर रही हैं। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, बहुवचन, और विशेष्य क्या है? लड़कियां। यानी लड़कियां विशेष्य की विशेषता बताने वाला विशेषण है।